चलो अच्छे बच्चे। तो यहां पर क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स की इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, ऊपर इस तरह से कॉपर की शीट लगी होती है, नीचे इसमें रोड कनेक्ट होती है, और इसी से हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ एक रोड ऐसे जाके और दोनों को एक साथ लेके, दोनों को डबल वे में, ये क्यों करते हैं डबल एक साथ, देखो दोनों वायर यहां से रेजिस्टेंस वायर लेंगे, इंसुलेटेड रहती है, इंसुलेटेड मतलब ऊपर प्लास्टिक या कोई भी ऐसा मटेरियल ऊपर कवर करके रखते हैं वायर के ऊपर, ताकि दोनों को टच भी हो जाए तो एक दूसरे से करंट पास ना कर पाए, इस तरह से दोनों रहेंगी। उसके बाद हम दोनों को एक साथ लेके और रैप करते हैं। एक साथ लेके रैप क्यों करते हैं, ये चैप्टर नंबर 6 में समझ आएगा, वहां पे एक टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। तो होता क्या है कि जब अगर सिंगल एक वायर को अकेले ऐसे रखें इस तरह से, तो क्या होता है कि जब इसमें करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होने पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, चीजें खैर वहीं पे बात करेंगे, तो ये चीजें वहां पे समझना है। तो फिलहाल बस ये समझो कि दोनों को एक साथ लेके और एक साथ रैप करते हैं। तो मान के चलें हमें यहां से रेजिस्टेंस, ये सपोज 1 ओम है, इसी तरह से यहां भी होगा एक रोड ऐसे, और ये 2 ओम, फिर 2, 5, 10 इस तरह से रहता है। तो प्लग लगे होते हैं बच्चों, यहाँ पे प्लग लगे होते हैं, यहाँ ये ब्लैक कलर की कैप इस तरह से होती है, और यहाँ एक कैप लगी हो रहती है इस तरह। जितने ओम को भी अप्लाई करना है, मान के चलो हमें 1 ओम को अप्लाई करना है, तो 1 ओम से यहां से प्लग को निकाल लेंगे, तो जो करंट अभी सीधा पास होता था, अब वो करंट कहां से होकर आएगा, रेजिस्टेंस वायर से। और ये रेजिस्टेंस वायर प्रैक्टिकली हम पहले बना के रखते हैं कि अगर इससे करंट इस वायर से होके जाएगी तो कितना ओम अप्लाई करता है, 1 ओम। जो 2 ओम वाली होगी वो थोड़ा ज्यादा पतली होगी, लेंथ भी ज्यादा होगी। इसी तरह से जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ाते हैं उतनी ही वायर की रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगी, मींस लेंथ, और उसकी थिकनेस कम करते जाते हैं। जो कम रेजिस्टेंस है इसका मतलब क्या है, लेंथ भी कम लेंगे और थिकनेस भी कम लेंगे। जितनी ज्यादा वैल्यू लेते हैं लेंथ बढ़ाते जाते हैं, और थिकनेस कम करते जाते हैं, लेंथ बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है R = रो L अपॉन A। R कब इंक्रीज होता है, लेंथ बढ़ाने पर और क्रॉस सेक्शन घटाने पर। अरे R को इंक्रीज करना है, इसको डिक्रीज करोगे, इसको इंक्रीज करोगे, है ना। तो ये वाली चीजें हम करके इसको बनाते हैं। तो जितने ओम अप्लाई करना है उसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक वायर यहां से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे टर्मिनल होता है, दूसरा यहां से, और इस तरह से नेगेटिव साइड, दूसरा यहाँ पे बताया था गैल्वेनोमीटर, और ये कनेक्ट कर देते हैं जहां पे बैलेंस पॉइंट निकालते हैं इस तरह से। तो पहले में कंपेयर में तो क्या करते हैं, दोनों सेल लगी होंगी, यहाँ पे 1 है, एक और होती है डबल वे की से कनेक्ट करके, पहले फर्स्ट टाइम 1 को, फिर सेकंड टाइम सेकंड को। लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं, वो देख सकते हो, अपलोड हो गई। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पहली बार यहाँ पे प्लग नहीं लगाते, मींस इधर से करंट पास नहीं होगी, तो क्या आएगा, एप्सिलॉन = KL1। सेकेंड टाइम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लग लगाते हैं, प्लग लगाने से कुछ करंट यहाँ पे जाएगी, तो अब EMF नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और B = KL2। दोनों का रेशो आएगा εV = L1/L2। εV = L1/L2, ये फॉर्मूला बनता है। और हमें निकालना क्या है बच्चों, R की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बताया था कल कि V = चलो फिर से ε - IR। अब ये देखो कि ये सेल है यहाँ पे जिसका निकालना है, सपोज जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, जब हम ये प्लग लगाते हैं कितनी करंट फ्लो होती है, सपोज I, और इसका EMF कितना, एप्सिलॉन, और टर्मिनल जैसे ही प्लग लगाते हैं तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एप्सिलॉन ना रह के अब क्या रह जाता है, V। तो उस कंडीशन में फॉर्मूला ये अप्लाई होगा जब करंट यहां से, क्योंकि याद होगा मैंने बताया था बैलेंस कंडीशन में पोटेंशियोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगी। तो पोटेंशियोमीटर में करंट फ्लो नहीं होगी तो कहां से जाएगी,
रेजिस्टेंस बॉक्स से, और रेजिस्टेंस बॉक्स से करंट जाएगी तो अब ईएमएफ नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन से कम होती है। अभी हमने पहली कंडीशन में विदाउट की जब किया था तो एप्सिलॉन की वैल्यू आई थी एप्सिलॉन इक्वल टू KL1। अब मैंने क्या किया, प्लग को लगाते हैं, की को लगाते हैं और कनेक्ट करते हैं और सर्किट क्लोज होती है, मींस करंट फ्लो होने लगती है। तो यहां पे आएगा V इक्वल टू KL2, दोनों को कंपेयर करोगे L1 अपॉन L2, ये वाला याद रखना। इन दोनों में L1 की वैल्यू ज्यादा है, L2 की कम। क्यों, रटना नहीं है, सभी सर ने बोला था कि L2 की कम होगी और वो खून कंफ्यूज कर दे, वो L2 को इसके साथ दे दे। याद रखना, जब EMF के साथ जो भी लेंथ होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के साथ लेंथ कम होगी। क्यों होगी कम, क्योंकि अब सपोज 2 वोल्ट था पहले, एप्सिलॉन की वैल्यू 2 है, करंट फ्लो होने पर 2 नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। पहले 2 है तो लेंथ सपोज कितनी थी, सपोज 10 सेंटीमीटर, अब 2 से कम हो जाएगी तो ये लेंथ भी 2 नहीं रहेगी बल्कि सॉरी लेंथ भी 10 नहीं रहेगी, 10 से कम हो जाएगी। बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ अगर ज्यादा होगा तो लेंथ भी ज्यादा होगी, ईएमएफ की वैल्यू कम होगी तो लेंथ भी कम होगी। तो अब क्या आ जाएगा, V इक्वल टू KL2 और V की वैल्यू ये। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला था हमने जब कल किया था, ये था R इक्वल टू कैपिटल R एप्सिलॉन अपॉन V माइनस 1। तो R एप्सिलॉन अपॉन V L1 अपॉन L2 माइनस 1, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आज। अब ये क्वेश्चन आता है ये कैसे बना है, ये इससे आएगा, देखो जरा, V इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR, तो IR इसको इधर लेकर आएंगे एप्सिलॉन माइनस V, R इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V अपॉन I की वैल्यू पुट करोगे एप्सिलॉन माइनस V, I की वैल्यू I इक्वल टू V अपॉन R को यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में, R एप्सिलॉन अपॉन V, देखो R को यहाँ पे लेके गए हैं और V को दोनों के अपॉन, एप्सिलॉन अपॉन V माइनस V अपॉन V, क्या बनता है R एप्सिलॉन अपॉन V माइनस 1 स्मॉल r। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है कहां से था, ये वाला, ये यहां से आता है, याद रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मैं समझता हूँ पोटेंशियोमीटर आ गया, और पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल क्या होती है, फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला K इक्वल टू V अपॉन L। तो सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाएंगे, K को रिड्यूस करेंगे, इसको कम करके हम पोटेंशियल डिफरेंस सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कल भी बताया था सेंसिटिविटी होती क्या है, जो कुछ थोड़ा चेंज होने पर उस वैल्यू का इफेक्ट को शो करे, है ना, मींस जिसमें थोड़ा भी चेंज हो, और वो कब हो सकता है कि थोड़े भी चेंज को शो करे, कि जब ये जो पोटेंशियल है वो स्मॉल लेंथ पे बताए, ज्यादा वैल्यू बोले, कम वैल्यू बोले सॉरी, है ना, डिस्टेंस में चेंज करने पर वो कम से कम लीस्ट काउंट, या ये बोले लीस्ट काउंट कम हो जाए। और वो कब हो सकता है, जब K को कम करेंगे, और K को कम करने का मतलब इसको घटाएं, है ना, और इसको घटाने का ये तो फिक्स हो गया, है ना। एनर्जी तो क्योंकि अगर जितना करंट लेते जाते हैं तो ऑलरेडी वैसे ही कम होती है, तो हमें क्या करना होगा, इसको करंट को कंट्रोल करेंगे, करंट को कंट्रोल करने का मतलब कम करेंगे और लेंथ को इंक्रीज करेंगे, तो दो तरह से बढ़ा सकते हैं। लास्ट वीडियो में इस पर मैं काफी बता चुका हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मीटर ब्रिज।
तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे मीटर ब्रिज। देखो मीटर ब्रिज क्या होता है, अच्छा सॉरी, मीटर ब्रिज से पहले हम टॉपिक करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, क्योंकि मीटर ब्रिज से पहले व्हीट स्टोन ब्रिज को समझना जरूरी है। दो टॉपिक बचते हैं बस इसमें अब, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है वो समझना है। देखो एक कॉम्बिनेशन है, एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर 4 रजिस्टर कनेक्ट होते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, 4 रजिस्टर होते हैं और सबके सब किसी क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग उसकी ब्रांच में कनेक्ट करते हैं इस तरह से। फोर रजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन है पी क्यू आर और एस, और एक क्वाड्रिलेटरल की 4 ब्रांच है, उसमें 4 ब्रांच के जिस तरह से 4 ब्रांच होती हैं उसी तरह से हम 4 रजिस्टर कनेक्ट करते हैं पी क्यू आर एस, और इसके डायगोनल में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं इस तरह से, और किन्हीं भी 2 एंड्स के बीच एक सेल को कनेक्ट करते हैं इस तरह से। अब मन में आ रहा होगा कि सर आखिर इसका यूज क्यों करते हैं। तो यूज करने का पर्पज क्या है बच्चों, देखो जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स, वो भी तुम नहीं जानते, हाँ, मान के चले इसका यूज क्यों करते, हम टेलीफोन की वायर, देखो अब तो फोन मोबाइल फोन है, लेकिन पहले लैंडलाइन फोन या कोई भी वायर अगर बाई चांस कहीं से टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसका पता करने के लिए कि वो वायर कहाँ पे टूटा हुआ है, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। किस तरह से, देखो अभी हम बात करेंगे, समझ में आएगा। मान के चलते हैं हम इसमें 3 की वैल्यू हमें पता होगी, पी आर एस, 4th की वैल्यू हमें पता नहीं होगी। अब ये थोड़ा सा कि 4th की पता नहीं होगी, 3 की पता होगी, ये सारा चीजें क्या है वो समझना है। मान के चलते हैं हमने एक ऐसी डिवाइस बनाई है कि उसमें 3 की वैल्यू पता होगी पहले से, और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना के रखेंगे। क्या यूज है अभी थोड़ा चलेंगे तो समझ में आएगा। 4th की वैल्यू पता नहीं होगी, और पता करने से मतलब क्या है, मान के चलते हैं कि कहीं से आपकी वायर टूट जाती है, लैंडलाइन में जैसे फोन की वायर होती थी तो सड़क के किनारे किनारे केबल को बिछाते थे, है ना। अब कहीं से वायर टूट गई, कैसे पता चले, या तो पूरी केबल को फिर से उखाड़े, एक तरीका तो ये हो सकता है, और उसको देखते जाएं कहां से टूटी है। या दूसरा तरीका क्या है, कुछ ऐसा टेक्निक पता चल जाए कि ऑटोमेटिक हमें ये पता चले कि इतनी डिस्टेंस पर वो टूटी होगी। अब उसके लिए क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि मान के चले केबल टूटा हुआ है, तो क्या करते हैं कि कहीं पर भी जो उसके बॉक्स बने होते हैं, देखा होगा लैंडलाइन जो फोन होते हैं, लैंडलाइन फोन जो केबल बिछाते हैं तो उसमें उसके बॉक्स बने होते हैं जगह जगह, मतलब ऐसा नहीं कि जगह जगह कुछ डिस्टेंस पर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या गलियों में जहां पे होगा ये, तो वहां से इसको कनेक्ट करते हैं केबल को। और उस वायर को हम कैसे वर्क लेते हैं, एज अ 4th रजिस्टर, कि अब वो जो वायर होगी उस केबल की वो हमारा 4th रजिस्टर की तरह वर्क करेगी। ठीक है, करती है। अब होगा क्या, यहां से हम यहां से अपनी करंट को फ्लो कराएंगे, यहां पे करंट कितनी रहती है, आई, यहां पे जाके कितनी है, सपोज I1, और यहां कितनी हो जाएगी, I माइनस I1। फिर से यहां से करंट कितनी चलती है, आई, सपोज इस ब्रांच में, और इसको पॉइंट देते हैं ए, नाम देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी, इस तरह से ए बी सी डी
फोर्थ वर्टेक्स है, और फोर्थ ब्रांच में सारी की सारी जो इसकी ब्रांच है, 4 ब्रांचेस, उस ब्रांचेस हमने कैसा लिया हुआ है एज अ रजिस्टर, 4 रजिस्टर कनेक्ट है। अब यहां से करंट मान के, अब किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग देखना, यहां से करंट आई सपोज फ्लो करना शुरू करती है, ए बी ब्रांच में I1 जाती है, तो इस ब्रांच में कितनी जाएगी I माइनस I1, ठीक है। अब एक बात समझना बच्चों, अगर हमारा इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, इसमें गैल्वेनोमीटर में ऐसी भी कंडीशन हम निकालेंगे कि इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, उस कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, बैलेंस कंडीशन। और वो कब आती है, जब हमारी कोई भी 2 साइड वाली ब्रांचेस का रेशो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S आ जाएगा, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, या P अपॉन R इक्वल टू Q अपॉन S। ऐसा नहीं बोलोगे कि P अपॉन S इक्वल टू R अपॉन Q, नहीं, जो दोनों एक साथ लगी हुई है, एडजेसेंट है, जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट मतलब कि जो 2 ब्रांच एक ही वर्टेक्स से शुरू होती हैं, ये दोनों, या तो इन दोनों का रेशो लोगे, या यहां से जो ब्रांच चालू होती है वो ये वाली, तो P अपॉन Q बोलोगे या P अपॉन R, ऐसा नहीं कि P अपॉन S, क्योंकि एडजेसेंट कौन सी है, या तो ये दोनों है, या ये दोनों है, या ये दोनों, तो वो तो कॉम्बिनेशन एक का बना है, दूसरे का अपने आप बनेगा। तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। इसमें भी एक चीज याद रखना है कि P अगर लिया है तो P के अपॉन में उसी का रेशो, उसी का एडजेसेंट साइड आना चाहिए, P अपॉन Q लोगे या P अपॉन R। दूसरा P अपॉन R दूसरी बार इक्वल लोगे Q अपॉन S, ठीक है, ऐसा नहीं कि S अपॉन Q ले लें, P अपॉन R तो Q अपॉन S, कॉम्बिनेशन वही रखना है सिस्टम, P अपॉन R Q अपॉन S, या P अपॉन Q R अपॉन S, ऐसा नहीं P अपॉन Q आ गया और S अपॉन R आ जाए, ये भी मिस्टेक होगी। तो ये वाला रेशो हमारा बनता है, अभी प्रूव करेंगे इसको ये किस तरह से। अगर ये कंडीशन हमें मिलती है तो इस कंडीशन को कौन सी कंडीशन बोला जाएगा, बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मतलब कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और ऐसा कब हो सकता है, जब हमारा VB मींस पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट पॉइंट D कैसा होना चाहिए, शुड बी इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो करता है इसका मतलब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस फॉर्म में नहीं है, ये याद रखना है। सर हेलो सन्नी, तो यहाँ पे 4 रजिस्टर्स हैं हमारे, तो 3 रजिस्टर की वैल्यू हमें पता होगी, 4th रजिस्टर को अननोन, इसको अननोन रजिस्टर बोला जाता है, वो कोई भी हो सकता है, 4th रजिस्टर अननोन होगा, उसकी वैल्यू को हमें निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रजिस्टर्स। तो क्या करेंगे बच्चों इसके लिए, मैंने बोला कि अगर हमारा ये B और D दोनों कॉमन मींस सेम पोटेंशियल पर हैं, देखो 2 पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो करंट फ्लो करेगा। अगर मान ले ये VA और ये VB, VA की वैल्यू VB से ज्यादा है तो करंट फ्लो इस डायरेक्शन में करेगा, और अगर दोनों इक्वल तो करंट फ्लो नहीं करेगा। उसी तरह से अगर VB और VD दोनों इक्वल पोटेंशियल, और आता है इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि बैलेंस फॉर्म में क्या if the potential at B and D is equal, what will be the current flow through the galvanometer? Answer will be no, है ना। कई बार मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, पोटेंशियल दिया इक्वल और बोल रहे हैं कि करंट फ्लो होगी,
मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसे ही देते हैं। तो समझना आप, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग हम ये वाली कंडीशन को प्रूव करेंगे। अब कैसे आती है, मीटर ब्रिज में यही प्रिंसिपल को यूज करके हम मीटर ब्रिज को चलाते हैं, और प्रैक्टिकल भी है, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज दोनों के ऊपर प्रैक्टिकल है। और इस बार जो सिलेबस में हमारे प्रैक्टिकल है वो 8 प्रैक्टिकल मिनिमम हमें करने हैं, 4 प्रैक्टिकल सेक्शन ए से और 4 प्रैक्टिकल सेक्शन बी से। ठीक है, कर लेंगे आराम से, बस करते जाओ, समझते जाओ अच्छे से। तो यहां से करंट आई फ्लो करती है, यहाँ पे I1, यहाँ पे I माइनस I1। अब मैंने क्या बोला कि अगर हमारा ये बैलेंस कंडीशन में है तो यहाँ पे क्या होगा, करंट IG की वैल्यू 0 है। मैंने बोला VB और VD बैलेंस कंडीशन में, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, उस टाइम पे VB और VD पोटेंशियल इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो यहाँ से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ 0 है तो क्या होगा, यहां से कितनी करंट जाएगी, I1 जो इधर जाने वाली थी वो इधर ही चली जाएगी, और इधर कितना जाएगा, I माइनस I1। फिर से मेरी बात समझो, हमारा यहां से करंट फ्लो करता है A to B और यहां से A to D। I करंट starts to flow from the cell and at point and reaching at point A, it divide into I1 and I minus I1, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। The current flowing through the galvanometer is 0। तो आगे किस तरह से फ्लो होगी, I1 यहां तक है, I1 ही यहां रहेगी। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो थोड़ी सी करंट इधर आती, या तो इधर से आती या इधर से जाती, वो डिपेंड करता किस पे, कि वैल्यू पर, कि BA और BD में से किसकी वैल्यू ज्यादा है। अभी मैंने बोला ये वाले पॉइंट, सपोज BB ज्यादा है और BD कम, तो करंट फिर इधर आती, मींस I1 से थोड़ा सा करंट इधर आ जाती, और आगे चल के फिर ऐड हो जाती है ना, जो कम हुआ था, क्योंकि जाना यहाँ पे आई कोई है। तो खैर हमने बैलेंस कंडीशन में ऑलरेडी इसको कंसीडर किया है, तो क्या होगा, I1 ऐसे जाएगी और I1 वापस, और यहाँ पे आके फिर से I हो जाती है। तो किरचॉफ लॉ यूज करेंगे और इसको करते हैं आगे। तो किस तरह से करेंगे, प्रिंसिपल में है ना, ये वर्किंग भी है इसकी। तो किस लिए यूज करते हैं, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस, वो कोई भी हो सकता है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ अलोंग टू क्लोज लूप ABDA, अलोंग ABDA, तो क्या लें बच्चों, देखो सेल है कहीं पर, रूल जो बताया था नहीं है तो 0। मैंने ये बोला था पहले, लेफ्ट साइड में ये देखो, पूरे सर्किट में घूमना शुरू करो, ABDA सेल है नहीं है, 0। अब राइट हैंड साइड आएंगे, इधर इक्वल के, देखो रेजिस्टेंस है कितनी रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, P। ये हम रेजिस्टेंस P लिया हुआ है बच्चों, जैसे रेजिस्टेंस को बोले सर रेजिस्टेंस तो R होती है, तो R के लिए हम क्या बोल सकते हैं, R1, R2, R3, R4 ये बोल सकते हो। लेकिन इजी करने के लिए, ताकि याद रहे, इसलिए हम इसको P कंसीडर किया। इसको क्यों कंसीडर किया, रेजिस्टेंस है चारों के चारों, तो P मल्टीप्लाई कितना होगा, I1, या I1P बोल दे, मैंने ये बताया था कि करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, I1P। नीचे आते हैं, कोई रेजिस्टेंस तो होगा गैल्वेनोमीटर में, लेकिन करंट 0 है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, D से A की तरफ करंट कितनी है, I माइनस I1। करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो, अपोजिट, यहां पे करंट की डायरेक्शन में थे तो साइन करंट का पॉजिटिव, यहां पर 0 है करंट, तो साइन की बात ही नहीं आती। D से A में करंट के अपोजिट चलते हो तो माइनस I माइनस I1 और मल्टीप्लाई R। समझ आ गया, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, साइन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस। इक्वेशन नंबर इसको, या ये बोले
I माइनस I1 मल्टीप्लाई R इक्वल टू I1P से इक्वेशन फर्स्ट। अब आते हैं अलोंग BCDB, ये दोनों किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अलोंग BCDB, फिर से देखो सेल है कहीं पर, नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन 0। करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट की डायरेक्शन में चलते हो तो पॉजिटिव, अपोजिट चलते हो तो नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन में I1 क्यों, करंट के अपोजिट हैं, माइनस I माइनस I1 मल्टीप्लाई S, करंट 0, तो क्या आएगा I माइनस I1 S इक्वल टू I1 क्यों। इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड करें या सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, कुछ भी कर लो। तो फर्स्ट डिवाइड बाय